गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे वेरियस पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न प्रचलित प्रारूप। आधुनिक भारत में किस प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, इस संबंध में कोई सर्वमान्य व स्पष्ट विचार अभी तक हमारे राजनीतिक नेताओं और अन्य बुद्धिजीवियों ने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। पिछले 5 सालों में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की जितनी धारणाएं या उसके प्रारूप या उसके संप्रत्य प्रचलित हो रहे हैं उनमें से प्रमुख है। नंबर 1 है स्वराज्य जैसा राष्ट्रीय एकीकरण। भारत की देशी रियासतों में भारत संघ में विलय जैसा राष्ट्रीय एकीकरण, भारतीयकरण जैसा राष्ट्रीय एकीकरण, सह अस्तित्व पर बल देने वाला राष्ट्रीय एकीकरण, समाजवादी अथवा वामपंथी प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण। गांधी जी के ऐसे भारतीय राष्ट्र की कल्पना करते थे जिसमें सर्वोदय समाज होगा, उसमें धनवान और निर्धनों, शासकों और शासिता, बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों के मध्य कोई अधिक अंतर नहीं होगा। शोषण, अन्याय, अत्याचार, पक्षपात, जातिवाद, सांप्रदायिकता का उनमें कोई भी स्थान न होगा। सभी व्यक्ति न्याय, सदाचार, अहिंसा, धर्म, सादगी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और कोई भी व्यक्ति पृथकता, निराशा तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत विघटन का शिकार नहीं बन पाएगा। यद्यपि आज भी यदा कदा हम विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, R.K. दिवाकर के भाषणों में सर्वोदय के उपरोक्त धारणा के सुनहरे चित्र देखते हैं। साथ ही तथापि ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि इस प्रकार की धारणा एक सामाजिक वास्तविकता नहीं बन सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस प्रकार से हमारी सरकार व्यवस्था वाली चली है उससे राष्ट्रीय एकीकरण में ऐसे प्रारूप को कोई वास्तविक सहायता नहीं मिली है। आज भी तो हमारा राष्ट्र आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में स्वराज्य जैसा राष्ट्रीय एकीकरण होना अब कठिन है। जिस प्रकार से देशी रियासतों को आधुनिक भारतीय राष्ट्र में मिलाया गया था वह भी राष्ट्रीय एकीकरण का एक रूप था। भय, समझौता, सैनिक कार्रवाई आदि से ऐसा एकीकरण संपन्न किया गया था। अब आगे करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने भारतीयकरण का संप्रत्य प्रस्तुत किया है। जनसंघ के नेता बलराज मधोग ने इसी शीर्षक में लिखी गई अपनी एक पुस्तक भारतीयकरण की व्याख्या की है। प्रत्येक भारतीय में संस्कारों, शिक्षा, जागरूक सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों तथा नीतियों के द्वारा अपने राष्ट्रीय समूह के साथ एकता की भावना का निर्माण करना ही भारतीयकरण बताया गया है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को सभी अन्य कारकों और लक्ष्यों से ऊंचा समझे। यद्यपि दूर से देखने में तो वह विचार ठीक प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह ज्ञात होता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र मानकर आरंभ होता है और पारंपरिक मूल्यों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का पुनर्जागरण करना चाहता है। ये आधुनिकता के मार्ग को अवरुद्ध करता है तथा हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के प्रति विदेश और प्रतिबिंबित करता है। बलराज मधोग ने इस्लाम के सुधार, मुसलमानों की पाकिस्तान के प्रति आस्था होने, भारत को युद्ध का देश मानने की बातें अपने भाषणों में कई बार की हैं। निसंदेह इस प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण अस्वस्थ और अव्यावहारिक ही माना जाएगा। हमारे अधिकांश नेताओं के भाषणों तथा संस्कारों प्रतिवेदना का विश्लेषण करने से हम ये पाते हैं कि वे राष्ट्रीय एकीकरण से विभिन्न समुदायों, वर्गों, समूह आदि सह अस्तित्व चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये सभी वर्ग मिलकर प्रजातंत्रीय मूल्यों के अनुसार व्यवहार करें, सभी को समान सामाजिक न्याय और विकास के अवसर मिलें, पिछड़े और दलित वर्गों को विशेष सुविधाएं मिलें, धर्मनिरपेक्षता का वातावरण बनाए रखा जाए। इस प्रकार के राष्ट्रीय एकीकरण की कुछ सीमाएं स्पष्ट ही हैं। हरिजनों और जन जातियों को तो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनके समक्ष अन्य निर्धन वर्गों और समुदाय के सदस्यों को उनके ही भाग्य पर छोड़ दिया जाता है, जिससे उनमें कटुता उत्पन्न हुई है।
इस प्रारूप के पीछे राजनीतिक उद्देश्य अधिक हैं, जन कल्याण की भावना कम है। आधुनिक मानव में वांछनीय गुणों के विकास के पक्ष पर इस पर कोई बल नहीं दिया गया है। उपयुक्त प्रारूप से मिलता जुलता एक अन्य प्रकार के राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप सांप्रदायिकता विरोधी समिति, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्रिका सेक्युलर डेमोक्रेसी और कई अन्य पुस्तकों से प्रकट होता है। इसमें सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के बल पर जोर दिया जाता है। कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बातें कही जाती हैं। राजनीतिक लक्ष्यों से ये धारणा प्रस्तुत की जाती है कि प्रमुख लक्ष्य जनसंघ की उचित और अनुचित आलोचना करना ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसे ही राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे घातक कारक माना जाता है। कहा भी जाता है कि ये प्रारूप सरकारी प्रारूप से कुछ अधिक उग्रवादी हैं। अगला पॉइंट आता है ए प्रूडियल थ्योरी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रक्रियात्मक संप्रत्यय। हमारे विचार से राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में उपयुक्त पांचों संप्रत्ययों या प्रारूपों की कुछ न कुछ सीमाएं और दोष हैं तथा उनमें कोई भी सर्वदा उपयुक्त और पूर्णतया प्रक्रियात्मक और सहायक नहीं माना जा सकता है। इनमें केवल 3 तत्वों पर बल दिया गया है: देश के सांस्कृतिक भूतकाल की सराहना, सह अस्तित्व अथवा सहनशीलता तथा सांप्रदायिक अशांति उत्पन्न करने वाले संगठनों का दमन करना। हमारे मतानुसार आधुनिक भारत के लिए यदि एक प्रक्रियात्मक राष्ट्रीय एकीकरण का संप्रत्यय विकसित करना है तो उसके निम्नलिखित प्रमुख तत्व होने चाहिए: संपूर्ण भारतीय जनता के समान भाग्य और सम्मिलित शक्ति में आस्था उत्पन्न करनी चाहिए। तुरंत व सही न्याय में विश्वास होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज साहसपूर्वक उठाने की क्षमता प्रत्येक नागरिक में उत्पन्न होनी चाहिए। मित्रता और सहयोग के परंपरागत प्रतिमानों को बदलना चाहिए। आधुनिक युग में संप्रवाजन और विशेषीकरण की प्रवृत्तियां कार्य करती हैं, अतः मित्रता, परस्पर सहयोग और घनिष्ठ सामाजिक संपर्कों का आधार जाति, धर्म, नातेदारी, पड़ोस या क्षेत्र न होकर व्यवसाय, विशेषीकरण, अन्य प्रक्रियात्मक कारक होने चाहिए। प्रजातंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रति आस्था पनपनी चाहिए। विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। संस्कृति विभिन्नताओं के होने पर भी मिलकर साथ रहने की भावना पर बल देना चाहिए। आपसी आदान प्रदान पर आधारित सामाजिक संबंधों को विकसित होना चाहिए। प्रशासनिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को दोषमुक्त एवं द्रुतगामी बनाना चाहिए। संचार मार्गों को स्वच्छ करना चाहिए। परंपरागत सामाजिक संस्थान व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ताकि वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति परंपरागत प्रभावी समूह के हाथों से निकलकर अब पिछड़े और तिरस्कृत लोगों के हाथों में आ जाए। सरकारी सहायता का आधार जाति या प्रजाति न होकर व्यक्ति की सामाजिक वर्ग से भी हो। अल्पसंख्यक के प्रति बढ़ते हुए भेदभाव को कम करने के लिए उन्हें शिक्षा, न्याय और सुरक्षा की अधिक उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण। शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में परस्पर 3 प्रमुख आयाम हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी प्रचलित व्यवस्थाएं किस सीमा को शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं, साथ ही शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रही है। शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावशाली संयंत्र क्यों नहीं बन पा रही है। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का संबंध है तो ये तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण का तो सामाजिक संदर्भ हमने इस अध्याय से पूर्व में प्रस्तुत किया है और आपको बता भी चुके हैं हम लोग कि वह हमारी सभी सामाजिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं और क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। अतः शिक्षा उससे अछूती नहीं रह सकती है। जब हमारे राष्ट्रीय समाज में पक्षपात, जातिवाद, कुसंगत राजनीति, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित होंगी तो भला शिक्षा संस्थानों का उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, शोधकर्ताओं में यहाँ तक कि कई मंत्रालयों में भी अधिकारी इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण के स्वप्न को और अधिक भूमिल करने में लग जाते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है यदि शिक्षकों को राष्ट्र का वास्तविक सामाजिक संदर्भ और प्रक्रियात्मक राष्ट्रीय एकीकरण के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जाए तो शिक्षकों को कुप्रशासन तथा अनावश्यक भय और निष्क्रियता से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में आयोजित करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित किया जाए
जिससे उनकी समुदाय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों, पुस्तकों और शिक्षण विधियों तथा सामाजिक वातावरण और पर्याप्त परिवर्तन में लाना आवश्यक है, जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय और शोषण के बीच विद्यार्थियों के मस्तिष्कों में ना पनप सके। शिक्षा संस्थाओं में प्रजातंत्रीय भावनाओं को लेकर उनकी भावनाओं को लेकर यह हो सकता है कि इनको वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते हैं तथा उनमें विश्वास भी नहीं किया जाता है। शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों को अपना व्यवहार एक राष्ट्रीय एकीकृत व्यक्ति सा बनाना चाहिए, तभी वे विद्यार्थी पर अपनी कोई स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। पाठशालाओं में भीतरी और बाहरी राजनीति के कई विनाशकारी कारक अनावश्यक कुटता और घृणा उत्पन्न करते हैं। इनके उचित समाधान पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा को विषय वस्तु में आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र और भारतीय संस्कृति विशेषताओं का संगम होना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावशाली संयंत्र के रूप में कार्य नहीं कर पा रही है, क्योंकि ना तो राज्य की ओर से राष्ट्रीय एकीकरण का एक उपयुक्त सर्वांगीण संप्रत्य अब तक प्रस्तुत किया गया है और ना ही हमारे बुद्धिजीवियों ने इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया है। हमारे शिक्षा अधिकारी और शिक्षक अभी तक परंपरागत आधारों यथा धर्म, जाति, नातेदारी, प्रांतीयता के अनुसार व्यवहार करते हैं और उसी का वो लाभ भी उठाना चाहते हैं। स्वार्थपरता ने शिक्षकों को अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत कर दिया है। अंत में हम जाने कि विद्यार्थियों को उनकी उद्दंडताओं को लेकर और जब समुचित दंड और मार्गदर्शन जब नहीं मिल पाता है तो वह बालक गलत प्रकार से सामाजिक होने लगते हैं। प्राणों और विशेषकर शिक्षकों के लिए और राजनीतिज्ञों द्वारा स्वस्थ सामाजिकरण की ओर ध्यान न देने के फलस्वरूप ही शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान अब तक नहीं दे पाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।